जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एसएससी सीएचएसएल के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसी में आज एक और मॉक टेस्ट हल करते हैं और मॉक टेस्ट संख्या 4 है। दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अब से हर 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में एसएससी सीएचएसएल का मॉक टेस्ट आया करेगा और ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा जब तक पेपर नहीं होता। तो दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में आपको एक मॉक टेस्ट मैं अपलोड किया करूँगा, तो आप वहाँ मेरे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जीके के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट संख्या 4 है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि जो भी प्रश्न इसमें इंक्लूड है उनके बारे में बहुत कुछ नॉलेज आपको मिले जानने के लिए। 25 प्रश्न आएंगे आपके सीएचएस के एग्जाम में जीके के, तो 25 प्रश्नों का अभ्यास हम करते हैं आज। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? जो प्रश्न है ना, वो 26 से लेके 50 तक हैं, मतलब 25 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया। किस मुगल शासक ने अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाया था तथा बीजापुर से संधि की थी? तो दोस्तों, वह कौन सा मुगल शासक ऐसा हुआ जिसने किससे संधि की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, शाहजहां एक ऐसा मुगल राजा हुआ जिसने अहमदनगर के साथ में संधि की थी। ये आप याद रखें। दोस्तों, बात करूं मैं शाहजहां की, तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा मुगल राजा था जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा गया है, तो जवाब होगा शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। दोस्तों, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा गया? तो दोस्तों, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया शाहजहां के काल को। ये भी आप याद रखें। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम, और इसने अपनी पत्नी मुमताज महल, जिसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। अर्जुमंद बानो बेगम। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों अकबर। अगर कभी क्वेश्चन आए कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था 1582 में। ये पूछता है एग्जाम में, तो अकबर का दीन ए इलाही धर्म 1582 में स्टार्ट हुआ। अकबर जो है, इसने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था, और अकबर की सेना ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में हेमू की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया था। ये भी आप याद रखें। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली भारत में शुरू की है। मनसबदारी प्रणाली की किसने शुरू की थी? अकबर ने। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, सिकंदरा जो आगरा के पास है, वहाँ पे अकबर का मकबरा है। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा गया दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब जो है, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है, और इसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। आलमगीर की उपाधि किसे दी गई है? औरंगजेब को। और औरंगजेब जो है, इसकी पत्नी थी राबिया उद दौरानी, जिसका मकबरा औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद जिला है, जिसका नया नाम संभाजी नगर रख दिया है, वहाँ पे इसकी पत्नी का मकबरा है। जहांगीर की बात करूँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार कहाँ रहते थे? औरंगजेब की सेना में। जहांगीर, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल है। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर कहाँ पे लगवाई थी दोस्तों? आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। ये भी आप याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। और जहांगीर की पत्नी का नाम क्या है? वो है आपकी नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुगल शासक जिसने बीजापुर के साथ संधि की थी वो था शाहजहां। ऑप्शन बी। वह गुप्त शासक कौन सा था जिसकी तुलना कुबेर, यम, इंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं से की गई है? तो दोस्तों, गुप्त वंश का उस राजा का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त को कुबेर, यम से तुलना की गई है, ये भी आप याद रखें। समुद्रगुप्त को और क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, ये भी आप याद रखना। और अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दिखा गया है? तो वो है आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है। कविराज, कविराज की उपाधि किसे मिली? समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, ये भी आप याद रखना। विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के
दरबार में 9 रत्न रहते थे। नवरत्न जिसको कहा जाता है, 9 मंत्री थे, तो ये भी आप याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली, जो दिल्ली में लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ बनवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, तो ये भी आप याद रखें। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, ये किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर, यम और वरुण से ऐसे देवताओं से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सहायक संधि के विषय में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों सहायक संधि, सबसे पहले हम बात करें सहायक संधि शुरू किसने की थी? सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी। क्लियर हुआ? तो देखते हैं, तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा शुरू की गई, पहला कथन तो ये सही लिखा गया है आपका, बिल्कुल। सहायक संधि जो शुरू की थी लॉर्ड बेलेजली ने की थी। और कथन देख लेते हैं इसके। तो दूसरा कथन देखें, अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी का रखरखाव स्वयं करेंगे। तो दोस्तों अंग्रेज अपनी सैन्य टुकड़ी का रखरखाव अपने आप करेंगे, ये कथन सही है, तो यही कथन आपका गलत है। अंग्रेज जो सहायक संधि थी उसके अनुसार अपनी सैन्य टुकड़ी का रखरखाव स्वयं नहीं करेंगे, बल्कि वो राज्य करेगा और सैनिकों को पैसा राज्य की तरफ से दिया जाएगा। संधिकर्ता राज्य में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी, ये सही था। संधिकर्ता राज्य अंग्रेजों की अनुमति से ही कोई युद्ध या संधि कर सकेगा, ये भी आपका सही है। तो गलत कथन कौन सा है? कि अंग्रेज अपनी सैन्य टुकड़ी का रखरखाव शुरू करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला रियासत कौन सी थी, तो भारत में जो हैदराबाद है, हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना था, ये भी आप याद रखें। और इसके बाद में फिर मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, सन 1799 मैसूर सहायक संधि से जुड़ा था। उसके बाद में जो तंजौर था, तंजौर सहायक संधि से जुड़ चुका था। तो बेलेजली की सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की थी हैदराबाद ने। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले चने के दाने के समान छोटे खंड को क्या कहा जाता है? दोस्तों ज्वालामुखी से जो चने के समान एक मतलब छेद है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कोरिया। ऑप्शन सी, स्कोरिया कहा जाता है। आप याद रखिएगा। आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये पूरा ज्वालामुखी के जो पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे ये जो भाग, छोटा सा भाग होता है, यहाँ पे यहीं पे होता है आपका स्कोरिया। बड़ा भाग कहलाता है इसका क्रेटर, ये भी आप याद रखना। जब कोई चट्टानी पदार्थ नीचे पिघला रहेगा तो इसको बोलेंगे मैग्मा। जब मैग्मा बाहर आएगा तो इसको बोलेंगे हम लावा। और ज्वालामुखी के दौरान बहुत ज़्यादा जो राख होती है वो निकलती है, राख के साथ साथ में जलवाष्प जो गैस होती है वो निकलती है, और जलवाष्प के साथ में आपको क्या निकलता है दिखाई देगा? तो वो निकलता है SO2। ज्वालामुखी की क्रिया से SO2 गैस में निकलती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ज्वालामुखी फटा था मोना लोआ, ये कहाँ पर है? तो मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में फटा था, ये भी आप याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर फटा? तो हवाई द्वीप में फटा है मोना लोआ ज्वालामुखी। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, स्कोरिया से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों भारत का एक ज्वालामुखी याद रखना, बैरन ये मध्य अंडमान में आता है, और बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान में स्थित है बैरन ज्वालामुखी, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, और ये दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा ठंडी प्रकृति की है? तो कौन सी समुद्री जलधारा है जो ठंडी प्रकृति की है? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं इसके। यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन बेंगुला की धारा। दोस्तों बेंगुला की धारा ठंडी समुद्री जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन ए, बेंगुला की धारा एक ठंडी जलधारा है जो कहाँ बहती है? अटलांटिक महासागर में बहती है। अटलांटिक महासागर याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है, ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद में आपका ब्राज़ील की धारा, ये भी गर्म जल धारा है। तो ये कई सारी धाराएं दोस्तों आपको याद रखनी है। एक धारा वो है आपकी अगुलहास की धारा, ये बहुत आती है एग्जाम में। अगुलहास की धारा ये हिंद महासागर की धारा है। अगुलहास की धारा हिंद महासागर में स्थित है, ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि हिंद महासागर की धारा जो गर्म जल धारा है वो कौन सी है? अगुलहास की धारा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? दोस्तों म्यांमार से कौन से राज्य की सीमा साझा नहीं होती? तो सही जवाब होगा आपका
ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है तीनों ओर से, और ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आप याद रखें। म्यांमार की बात करूँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, नागालैंड की सीमा, मिजोरम की सीमा, मणिपुर की सीमा ये म्यांमार के साथ लगती है। तो म्यांमार से अरुणाचल की लगती है, नागालैंड की लगती है, मिजोरम की, तो ये तीनों राज्य आपके लगते हैं, लेकिन त्रिपुरा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों मैं बात करूँ म्यांमार की, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नेपाइडो। म्यांमार की राजधानी नेपाइडो है, और म्यांमार की मुद्रा को क्यात कहा जाता है, क्यात। म्यांमार की आर्मी का नाम क्या है? ततमादो। म्यांमार की आर्मी को ततमादो कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? दोस्तों भारत में मानसून कब आता है, ये हमें बताना है। तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। तो सही जवाब क्या होगा? जून के प्रारंभ में मानसून आता है भारत में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है मानसून, और अरबी भाषा के मोसिन शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, मोसिन, ये भी आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है, दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून ये भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करता है, और जो जेट धाराएं होती हैं, जेट पवन भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को लाने में सहायता करती हैं। क्लियर हुआ? तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में जो मानसून का प्रारंभ है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाता है, और 1 जून पे जो मानसून उठ के जाएगा वो केरल के तट पे जाता है, और केरल के तट पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 33 देखते हैं, क्या कहा गया है? किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है? दोस्तों किसने कहा था इस कथन को कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो संविधान के साथ धोखा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा ऐसा कहा गया कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के साथ एक धोखा है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन जो लिखा गया है, राष्ट्रपति का आपातकाल, वो अनुच्छेद 352 में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाए आपसे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वित्तीय आपातकाल को छोड़कर आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए, दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर हुआ? चलिए, भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। संथाल जनजाति से इनका संबंध है, आप याद रखिएगा। संविधान दिवस कब होता है भारत में? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे संविधान में उपबंधित शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? दोस्तों शक्तियां हमारे देश में बटी हुई हैं, और शक्ति का बंटवारा का मतलब क्या है कि संघ, कि भारत में जो संघ की धारणा है वो कहाँ से ली गई? तो हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से प्रेरित है। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से प्रेरित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो एक दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ये फ्रांस के थे, इन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया था। याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में, कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। कनाडा से संघ की धारणा, शक्तियों का विभाजन लिया गया है। और भारत में जो अवशिष्ट सूची है, अवशिष्ट सूची का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? कनाडा के संविधान से हमने अवशिष्ट सूची का प्रावधान लिया है। संघ की अवधारणा हो गई। राज्यपाल का पद भारत में कहाँ से आया? तो भारत में राज्यपाल का पद भी कनाडा से लिया गया है। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा गया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान में संशोधन का आर्टिकल कौन सा? 368, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आयरलैंड से बात करूं तो डीपीएसपी का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी का प्रावधान लिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। क्लियर हुआ? तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो कौन सा ऐसा पद है जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? तो दोस्तों पहला देखें, राज्यों के राज्यपाल। बिल्कुल, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो हो गया आपका सही। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका सही हो गया। उसके बाद में देखें
उपराष्ट्रपति, दोस्तों उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, जबकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी के लिए? दोस्तों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कौन से नंबर के हैं ये? 14वें उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का कारण क्या है? दोस्तों मुद्रास्फीति का कारण क्या है ये हमें बताना है। तो भारत में मुद्रास्फीति का कारण घाटे का बजट होता है। घाटे का बजट, ऑप्शन सी, घाटे का बजट मुद्रास्फीति का मुख्य कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। इसमें प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन, प्रतिगामी कराधान, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बजट, बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कभी क्वेश्चन आए कि बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, आप याद रखिएगा। क्या हमारे संविधान में बजट शब्द को परिभाषित किया गया है? देखो बजट शब्द जैसा कोई शब्द नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, और यही आम भाषा में क्या है आपका? यही आम भाषा में बजट कहलाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण ये कौन से आर्टिकल में आता है? 112 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन डी किसकी कमी को पूरा करने के लिए भोजन विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुरता होनी जरूरी है? दोस्तों विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। अगर विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो हमें ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिसमें अंडा मतलब क्या ज़्यादा मिले, हमें कैल्शियम ज़्यादा मिले। तो अंडा हो, आपका मछली का लीवर हो, ये आपको याद रखना। तो अंडा, दुग्ध उत्पाद ये विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो विटामिन डी हार्मोन के रूप में कार्य करता है, ये क्लियर हुआ। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है आपका विटामिन डी। और वयस्कों में कौन सा होता है दोस्तों? वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है ये बच्चों में होता है, 21 की कमी से होता है। सो ये वयस्कों में होगा ये ऑस्टियोमलेशिया, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो वो होगा आपका विटामिन डी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया खट्टे फल, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 38 में जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? दोस्तों जब किसी गेंद को आप ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जा रही है गेंद, तो इसका त्वरण हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहता है। सही जवाब होगा आपका त्वरण स्थिर रहता है। त्वरण क्या होता है दोस्तों? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे कभी किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण धनात्मक होगा, यदि वेग में कमी हो रही है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ट्यूबलाइट में नहीं, लेंस से गुजरते प्रकाश में नहीं, चमकता हुआ हीरा, ये सही जवाब आपका, चमकता हुआ हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी घटना के कारण क्या होता है कि जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में मिरेज बनती है, मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका किस कारण बनती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। और ऑप्टिकल फाइबर नाम सुने होंगे आप, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। क्लियर हुआ। तो हीरे की चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। और हीरा किसका मतलब एलोट्रोप है, किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। दुनिया में धरती पर सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ हीरा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है।
हीरा विद्युत का कुचालक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों झिलमिलाता तारा। अगर आपसे पूछा जाए कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। कभी क्वेश्चन आए कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उनके ताप पर निर्भर करता है। तारों में ऊर्जा किस कारण बनती है, नाभिकीय संलयन के कारण तारों में ऊर्जा बनती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है पल्सर क्या होते हैं, ये कमेंट में लिख के बताइएगा पल्सर क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है, कौन सा एक विटामिन है, सिट्रिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल, तो कौन सा एक विटामिन है ये हमें बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका विटामिन, विटामिन है वो है आपका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ये आपका विटामिन होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है और इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि फॉलिक एसिड की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। फॉलिक अम्ल की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। फॉलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, विटामिन B9 का नाम है। विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक एसिड, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है, तो कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। दोस्तों मेंढक, मेंढक एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, एम्फीबियन होता है, ये भी आप याद रखें। और मेंढक का हृदय कितने चैम्बर में विभक्त होता है, दोस्तों मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मेंढक का बच्चा क्या कहलाता है, दोस्तों जब मेंढक अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है तो ये टैडपोल होता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि मेंढक का पहला चरण क्या है, वो टैडपोल होता है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कॉकरोच, कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच के हृदय में, सबसे ज़्यादा चैम्बर इसी में होते हैं। कॉकरोच या तिलचट्टा, इसके खून का रंग सफ़ेद होता है, क्यों, क्योंकि कॉकरोच के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता। कॉकरोच के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण इसका जो मतलब खून होता है वो सफ़ेद होता है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों व्हेल, व्हेल क्या मछली है, दोस्तों नहीं, व्हेल को हमने रखा है स्तनधारी में। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है, स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, और व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे लिखा गया शार्क, शार्क क्या है, शार्क एक मछली है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि शार्क में कितनी हड्डी होती हैं, दोस्तों शार्क में कोई हड्डी नहीं होती, शार्क में कार्टिलेज पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखें, 0 हड्डी होती है शार्क में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो श्वसन अंग है त्वचा किसका, मेंढक का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, दोस्तों जीवाणु के कारण होने वाला रोग है वो है आपका टीबी, तपेदिक, तपेदिक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये तपेदिक किस रोग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े, टीबी में सबसे ज़्यादा जो अंग प्रभावित होता है वो फेफड़े होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और टीबी के लिए हम एक वैक्सीन लगाते हैं, BCG वैक्सीन, बैसिलस कालमेट यूरिन वैक्सीन, ये टीबी के लिए लगाई जाती है। और मोन्टू परीक्षण टीबी के लिए किया जाता है। मोन्टू टेस्ट किससे संबंधित है, तो टीबी के लिए संबंधित है मोन्टू टेस्ट, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपसे पूछे जीवाणु, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पोलियो, पोलियो ये वायरस से होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पोलियो की ओरल वैक्सीन, जो मुंह से वैक्सीन दी जाती है पोलियो की, वो किसने बनाई थी, दोस्तों पोलियो की ओरल वैक्सीन को बनाया था जोनास साल्क ने, जोनास साल्क के द्वारा पोलियो की ओरल वैक्सीन बनाई गई है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर का वह भाग कौन सा है जो अंतः कोशिकीय पदार्थों तथा अंगों के टूटे फूटे भागों को बातचीत कर कोशिका को साफ करता है, तो दोस्तों हमें बताना है कि एक ऐसा भाग जो हमारी कोशिका की सफाई करता है, कोशिका में जो अंग की टूट फूट होती है उनका भक्षण करता है, उनको खा लेता है, उनको खा के साफ कर देता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका अंग है जो कोशिका से निकले जो पदार्थ होते हैं उनको खाकर नष्ट कर देता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डूबे ने, डी डूबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था दोस्तों, कार्ल बेंडा ने,
माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था कार्ल बेंडा ने, ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। अगर पूछे कि एक कोशिका की जो श्वसन प्रणाली है वो कहाँ पर होती है, तो कोशिका सांस लेती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से। राइबोसोम लिखा गया दोस्तों, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है, किसके उदाहरण है दोस्तों? बर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट जो उदाहरण है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आपका सही जाएगा आपका ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों चरित्रहीन जो पुस्तक लिखी गई वो किसने लिखी है? तो लिखी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा पुस्तक लिखी गई, ये भी आप याद रखिएगा। बांग्ला भाषा में रचित है ये किताब और ये 1917 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कुछ ऑप्शन में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब आप याद रखना, द पोस्ट ऑफिस, ये किताब किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है द पोस्ट ऑफिस। और वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल भी मिला था गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि रचना किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि, नोबेल पुरस्कार प्राप्त है ये। सुमित्रानंद पंत लिखा गया है 1968 में, इनकी एक रचना थी चिदम्बरा के लिए इन्हें हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला था। तो कभी क्वेश्चन आए कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। मुंशी प्रेमचंद लिखा गया है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, मंगलसूत्र, ये सारे इन्हीं के हैं। और हिंदी में इन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया है, हिंदी में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है, आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था? तो दोस्तों देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था गाजियाबाद नगर निगम ने, ऑप्शन बी, गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था, याद रखिएगा इसके बारे में। कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों कलिंग अवार्ड की अगर बात करें तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र में। और कौन देता है इसको? दोस्तों यूनेस्को के साथ मिलकर उड़ीसा की सरकार भी देती है, उड़ीसा और यूनेस्को दोनों मिलकर कलिंग अवार्ड देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है भारत में? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों, 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। साहित्य की बात करो दोस्तों, भारत में साहित्य का जो पुरस्कार है वो है आपका ज्ञानपीठ। भारत में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है एग्जाम में। क्लियर? चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बिंदादीन महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? दोस्तों बिंदादीन महाराज की अगर हम बात करें तो ये कथक से संबंधित है, ऑप्शन सी, कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है, लच्छू महाराज कथक करते हैं, शोभना नारायण कथक करती है और रेखा कुमारी कथक करती है, वो सारी चीज़ें आप याद रखें। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी कहाँ से निकला है? आंध्र प्रदेश से। और मोहिनीअट्टम केरल से निकला है, केरल से। और मोहिनीअट्टम जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है? दोस्तों पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। कहा जाए कि असम राइफल कब बना था? तो असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में, और ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है। इसे पहले कछार लेवी भी कहा जाता था। कछार लेवी किसे कहा गया? तो जवाब होगा आपका असम राइफल को कछार लेवी भी कहा जाता था। क्लियर हुआ? अच्छा पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में इसका मुख्यालय है। और असम राइफल गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के अधीन कार्य करता है। भारत में कितने अर्धसैन्य बल हैं? 7 अर्धसैन्य बल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया देखो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है।
ये भी आप याद रखना। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कौन सा अर्धसैन्य बल कार्य करता है, तो वो आपका BSF। यहाँ पे लिखा है भारत तिब्बत पुलिस सीमा, दोस्तों ITBP चीन सीमा पे हमारी रक्षा करती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करूं तो इसमें 5 + 10 टोटल मेंबर होते हैं 15। तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो उसमें आपका एक है आपका ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ये 5 ऐसे देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। इसमें कौन सा शामिल नहीं है, फिर भारत शामिल नहीं है। तो स्थायी सदस्य देश में भारत शामिल नहीं है। भारत अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। क्लियर हुआ दोस्तों। बाकी जो आपके 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और 2 साल के बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो कितने 6 हैं। कौन कौन से अंग हैं, एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं, कभी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आप देखिएगा। ये देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सचिवालय, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल मतलब आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों ये आप पत्ती देख रहे हैं, ये वाली पत्ती, ये किसकी पत्ती हैं, तो ये जो पत्ती हैं जैतून की पत्ती हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों में किसकी पत्ती है, जैतून की पत्ती। और जैतून की पत्ती किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था दोस्तों, अगर आपसे पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कितने देशों के साथ की गई थी, 50 देशों के साथ। लेकिन वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं यूएनओ के। इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। और आपको फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों आपसे हर दिन 2 से 3 बजे के बीच में SSC CHSL का मॉक टेस्ट जरूर आया करेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो चलिए आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।